तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है दीपक फर्टिलाइजर्स। आप देख ही पा रहे हैं दोस्तों, इसमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद ये लगभग 1 से 1.5 साल नीचे की ओर ही ट्रेड करता रहा। लेकिन अब दोस्तों इसमें प्राइस एक्शन बनता नजर आ रहा है। इसने एक लेवल का ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट के समय इसमें वॉल्यूम इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ से वापस से फिर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। वो समझने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। कंपनी का पूरा नाम है दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 728 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 12.80% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 9,196 करोड़ का, लगभग 10,000 करोड़ की ये कंपनी है। स्टॉक पी इसका 20 का है, बहुत ही वैल्यूएबल है दोस्तों। इस समय यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी वैल्यू मिल सकती है। ROC 11.6% एंड ROE 8.45% का है। साथ ही पिछले 1 साल के हाई लो की बात करें तो 450 का लो था और 750 का इसने हाई लगाया है। आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में बता दूं तो ये कंपनी सर 1979 में इनकॉर्पोरेट हुई और इसका जो बिजनेस है वो फर्टिलाइजर्स, एग्री सर्विसेज, बल्क केमिकल्स, माइनिंग केमिकल्स एंड रियल एस्टेट में है। अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो केमिकल सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हुआ, लिंडे इंडिया, SRF, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज जैसे और भी एक से बढ़कर एक शानदार कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। दोस्तों मैंने ऑलरेडी गोदरेज इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल्स, लिंडे इंडिया पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उसकी एनालिसिस भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको ये एक बात और बता दूं कि अभी मैं जैसा ट्रेंड नोटिस कर पा रहा हूं, पूरे के पूरे एग्रो केमिकल्स में ही एक अच्छी रैली होनी बाकी है और ये टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटली भी काफी वैल्यूएबल दिख रहे हैं। तो आप चाहें तो इस सेक्टर में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सेक्टर आने वाले 1-2 साल आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। बाकी अगर हम दीपक फर्टिलाइजर्स की क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2021 में 1575 करोड़ का था, मार्च 2022 में 2012 करोड़, मार्च 2023 में 2796 करोड़ और मार्च 2024 में 2086 करोड़ का रहा। साथ ही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2021 में 116 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2022 में 283 करोड़, मार्च 2023 में 257 करोड़ और मार्च 2024 में 220 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट भी था। तो दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसमें जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2023 में 2,669 करोड़ का था, मार्च 2017 में 4,150 करोड़, मार्च 2021 में 5,808 करोड़ और मार्च 2024 में 8,676 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 129 करोड़ का प्रॉफिट, मार्च 2017 में 155 करोड़ का, मार्च 2021 में 406 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2024 में कुल 457 करोड़ का बहुत ही सुंदर प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। इसके स्टॉक के CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 18% की रेट से, पिछले 5 सालों में 43% की रेट से, पिछले 3 सालों में 21% की रेट से और पिछले 1 साल में 26% का शानदार रिटर्न दिया है। दोस्तों अगर आपको इसकी बोरोइंग्स के बारे में बता दूं तो मार्च 2013 में 1124 करोड़ का लोन था कंपनी के ऊपर, मार्च 2017 में 2013 करोड़ का, मार्च 2021 में 2593 करोड़ का और मार्च 2024 में 4149 करोड़ का लोन अभी भी है कंपनी के ऊपर। जिसकी तुलना में अगर हम टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2013 में 2,939 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 5,048 करोड़, मार्च 2021 में 7,161 करोड़ और मार्च 2024 में कुल 11,830 करोड़ का एसेट भी है। लेकिन इसको तुलना में जो लोन है वो थोड़ा ज्यादा है, यहाँ आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां जून 2021 में 55.89% थी, वहां से लगभग 10% घटकर 45.63% हो गई है। यानी कि यहाँ पर मेजर ड्रॉप हुआ है। यहाँ पर आपको थोड़ा फोकस बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 10% की हिस्सेदारी कम होना, वो भी सिर्फ 3 सालों में, ये अच्छी बात नहीं है। बाकी FIIs की बात करें तो 2.95% से बढ़कर 12.76% हो गए, यानी कि 10% जो उन्होंने बेचा FIIs ने पूरा का पूरा लगभग खरीद लिया। बाकी DIIs की बात करें तो 0.33% से 3.16%, पब्लिक की होल्डिंग 40.83% से घटकर 38.45% हो गई। यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स एंड पब्लिक अपना पोजीशन बेच रहे हैं और साथ ही FIIs एंड DIIs यहाँ पर पोजीशन बाई कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम कंपनी की फोरेंसिक एनालिसिस देखते हैं तो इसमें आपको 12 पॉजिटिव संकेत, 1 न्यूट्रल और 4 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है कोई दिक्कत की बात नहीं है, अदर इनकम इनकी अच्छी आ रही है। प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में यहाँ पर पोजीशन बढ़ाया है, यानी कि पहले और भी ज्यादा बेचा था, इस क्वार्टर में इन्होंने बढ़ाया है। बाकी डिप्रिसिएशन इफेक्ट की बात करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेस नहीं किया है, रेवेन्यू इनका लगातार बढ़ता जा रहा है। कैपेक्स वर्सेस ROC की बात करें तो पिछले 3 सालों में ये बढ़ा है, ROE भी पिछले 10 सालों से अच्छा काम कर रहा है। शेयर प्राइस पिछले 10 सालों से अर्निंग्स इसकी काफी अच्छी आ रही है। वर्किंग कैपिटल अंडर कंट्रोल है, कंपनी का जो डेप्ट है वो मैनेजेबल है, ROC की जो स्ट्रेंथ है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है और रिटेल्स की जो होल्डिंग वो थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इसका सेल्स ग्रोथ भी थोड़ा स्लो हुआ है और मार्जिन हमेशा वोलेटाइल ही रहता है। दोस्तों अगर हम दीपक फर्टिलाइजर्स के मार्केट शेयर की बात करें तो 65% का मार्केट शेयर है इसके पास, इसोप्रोपाइल एल्कोहल में 45% का मार्केट शेयर है, नाइट्रिक एसिड में 18% का मार्केट शेयर है, नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटास में
एंड 40% का मार्केट शेयर है टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट में। इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है केमिकल्स का, IPA 45% से ज्यादा का है, एसिड 42% एंड टैन मोर देन 12%। वहीं पर हम फर्टिलाइजर्स का ब्रेकअप करते हैं तो NP एंड NPK मोर देन 72% एंड बेन सल्फ मोर देन 27%। इसके प्रोडक्ट का टोटल अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो टैन मोर देन 37%, ANP NPK बेन सल्फ मोर देन 34%, नाइट्रिक एसिड अराउंड 13%, IPA एंड प्रोपाइन अराउंड 4.6% एंड आउटसोर्स बल्क फर्टिलाइजर्स 4.4%। इसके सेगमेंट का ब्रेकअप करें तो केमिकल सेक्टर में 64% है एंड फर्टिलाइजर सेक्टर में 34% का हिस्सा रखता है। तो वहीं पर अगर हम इसके लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया में इसका 100% का बिजनेस होता है। और इसके अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो केमिकल सेक्टर से इसको 93% से ज्यादा का प्रॉफिट आता है, बाकी का बचा अराउंड 7% फर्टिलाइजर से आता है। तो दोस्तों हम लोग वापस से दीपक फर्टिलाइजर के चार्ट पर आ गए हैं। आप देखेंगे इसकी जो रैली है ये लगातार ऊपर बढ़ता चला जाता है। पिछले 3-4 सालों में इसमें काफी अच्छी रैली देखने को मिली है। वहां से इसने अच्छी रैली दी, उसके बाद एक रेंज बनाया और उस रेंज से अब वापस यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनती नजर आ रही है। तो अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो हमारा यहाँ से जो पहला टारगेट है वो सबसे पहले वो 980 का लेवल देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ भी रुक कर कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर बढ़ता है तो जल्दी ये 1200-1250 वाले रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा। तो आप चाहें तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।